उस आदमी से पूछा, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी गुस्से से बोला, कुमार हूं मैं, जिसकी आयुष अखाड़ा विधि में तुमने टांग उड़ाई थी। ध्रुव इस विधि के नाम को लगभग भूल चुका था। सालों बाद किसी ने आयुष अखाड़ा विधि का जिक्र ध्रुव के सामने किया था। जब ध्रुव 8 साल का था तब इस विधि का नाम ध्रुव ने पहली बार सुना था, लेकिन उस आदमी का नाम ध्रुव ने कभी नहीं सुना था। आयुष अखाड़ा विधि की वजह से ध्रुव के बेस्ट फ्रेंड रघु की मौत हुई थी और ओजस भी यम तालाब में डूबकर मर सकता था। ध्रुव ने सोचा भी नहीं था कि सालों बाद ध्रुव को अपने बचपन के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, जिसे ध्रुव जानता तक नहीं था। ध्रुव ने कुमार से कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? अपने नाम के अलावा कोई पहचान है या नहीं तुम्हारी? कौन हो तुम? ध्रुव की गुस्से भरी आवाज सुनकर कुमार की पीठ पर बैठी बूढ़ी औरत गुस्सा हो गई। बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, जरा तमीज से बात करो अपने बड़ों से, समझे? मुझे काकी कहकर पुकारना होगा तुम्हें। ध्रुव उस औरत की हिम्मत देखकर चौंक गया। ध्रुव ने सोचा नहीं था कि बुरी शक्तियों वाले लोग भी इज्जत के भूखे होते हैं। ध्रुव को लगता था कि ध्रुव के परिवार में बस उसके दादा और उसकी बुआ माँ ममता ही है, पर अब ध्रुव की काकी अचानक प्रकट हो गई थी और ध्रुव को पता नहीं था कि वो सच बोल रही है या झूठ। ध्रुव ने चिल्लाकर पूछा, सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो, समझे? और तुम यहाँ विभाषा में क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर कुमार और बूढ़ी औरत दोनों हंसने लगे। कुमार ने ध्रुव से कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो अपने दादा से पूछ लेना। ध्रुव कुमार की बदतमीजी से काफी गुस्सा हो रहा था। ध्रुव को समझ आ गया कि अच्युतचारण ने ध्रुव को क्यों गांव से बाहर भेज दिया था। अगर बूढ़ी औरत की बात सच है और अगर वो सच में ध्रुव के परिवार का हिस्सा है तो ध्रुव का गांव से बाहर रहना ही सुरक्षित था। ध्रुव और ओजस ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। ओजस को भी सालों पुराना वो किस्सा अच्छे से याद है जब अच्युतचारण ने ध्रुव की जान बचाने के लिए ओजस को बुलाया था। ध्रुव अंदर ही अंदर घबरा रहा था, लेकिन वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। अगर कुमार की आयुष अखाड़ा वाली बात सच है तो ये बात बहुत चिंता वाली बात है। अच्युतचारण ने ध्रुव से कहा था कि अगर आयुष अखाड़ा विधि अच्छे से पूरी ना हो तो उसका प्रभाव उल्टा उसी इंसान पर पड़ता है जो आयुष अखाड़ा विधि काम में ले रहा हो। इस विधि को काम में लेने वाला आदमी ईश्वर के विरुद्ध हो जाता है। अगर कुमार ने सच में आयुष अखाड़ा विधि का उपयोग किया है तो कुमार पर उसका उल्टा प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कुमार जिंदा था या फिर कुमार एक भूत था? और जिन लोगों की आत्मा का तत्व कुमार ने लिया था उन लोगों का क्या हुआ? ध्रुव पहले ये सब सोचने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब ध्रुव को लग रहा था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। विभाषा गांव का हादसा भी इत्तेफाक नहीं है। ध्रुव जितना इन चीजों के बारे में सोचता वो उतना ज्यादा उलझ जाता। ध्रुव को लग रहा था कि विभाषा गांव का हादसा भी कुमार की वजह से हुआ है। ध्रुव के पास कुमार से पूछने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ध्रुव ने कुमार से कहा, अब तुम्हारी आयुष अखाड़ा विधि तो किसी काम में नहीं रही। मुझसे क्या चाहते हो तुम? बूढ़ी औरत ने ध्रुव से कहा, तुम अच्युतचारण के लाडले पोते हो, है ना? अब तुम्हारे दादा के बाद वंश आगे बढ़ाने का जिम्मा और धरोहर की रक्षा करने का कर्तव्य तुम पर है। पूरा चारण खानदान तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी औरत ने कुमार से कहा, तुम समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं मैं?
कुमार ने सर हिलाया और वो तेजी से उड़ता हुआ ध्रुव और ओजस की तरफ आया। ओजस ने फटाफट अपने बैग से अपनी दिव्य तलवार निकाली और कुमार की तरफ घुमा दी, लेकिन कुमार ने उस तलवार को अपने हाथ से रोक लिया। कुमार ने ओजस को धक्का देकर दूर गिराया। बूढ़ी औरत अब भी कुमार की पीठ पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव ने अपने बैग से अपना खंजर निकाला, लेकिन कुमार ध्रुव को देखकर ही बता सकता था कि ध्रुव को लड़ना नहीं आता। ओजस तो फिर भी लड़ना जानता था। कुमार समझ गया था कि ओजस से लड़ना मुश्किल है, इसलिए कुमार ने ध्रुव पर वार करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में ध्रुव जख्मी हो गया और गिर गया। जब ध्रुव को वापस होश आया तो ध्रुव ने देखा कि कुमार अब ओजस से लड़ रहा है। ध्रुव को सब कुछ धुंधला दिख रहा था क्योंकि ध्रुव की आंखें सूज गई थी। जब ध्रुव ने अपने आप को संभाला तो ध्रुव को कुछ गलत लगा। ध्रुव ने देखा कि कुमार की पीठ पर बैठी बूढ़ी औरत नहीं है। कुमार इस समय ओजस के साथ उलझा हुआ था। अचानक ओजस ने ध्रुव की तरफ देखा और ओजस का चेहरा पीला पड़ गया। ध्रुव को समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपने कानों के पास ठंडी हवा महसूस हुई। ऐसा लगा कोई ध्रुव के पीछे है। ध्रुव पीछे घूमा तो उसने देखा बूढ़ी औरत ध्रुव के पीछे खड़ी थी। बूढ़ी औरत ध्रुव की पीठ पर चढ़ गई और उसने ध्रुव का गला पकड़ लिया। वो ध्रुव का गला दबा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ध्रुव का दम घुट रहा था। ओजस ने ये देखा और अपने दोस्त ध्रुव को बचाने के लिए ओजस ने अपनी सारी शक्तियां एक कर ली। ओजस ने कुमार को पीछे धकेल दिया और अपनी तलवार को बूढ़ी औरत की तरफ घुमाई। उस तलवार से रोशनी निकली जो तेजी से बूढ़ी औरत की तरफ आई और उस रोशनी के वार से बूढ़ी औरत लड़खड़ा गई और ध्रुव की पीठ से गिर गई। ध्रुव को भी अपने गाल पर हल्की सी जलन हुई। बूढ़ी औरत जमीन पर गिरकर दर्द से तड़प रही थी, जिसे देखकर कुमार ने ओजस को छोड़ा और वो बूढ़ी औरत की तरफ भागा। बूढ़ी औरत वापस कुमार की पीठ पर चढ़ गई। ध्रुव वापस ओजस के पास चला गया। ओजस ने मौका देखकर हवा में आग के तीर बनाए और उन्हें कुमार और बूढ़ी औरत पर छोड़ दिए। ओजस के तीरों का कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कुमार के पास कोई कवच हो। ध्रुव ने ये देखकर हवा में जादुई चक्र बनाया और उसे कुमार पर दे मारा। ध्रुव के वार को कुमार ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी कुमार को चोट लग गई। कुमार ध्रुव के वार से गुस्सा हो गया था। कुमार ने ध्रुव से कहा, जब तुमने पहली बार मेरा काम रोका था, मैंने तुम्हें जाने दिया था। सोचा था जब तुम आओगे तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन शायद मैंने गलती की थी। आज उस गलती को मैं सुधार दूंगा। ध्रुव और ओजस थक चुके थे। दोनों की सांसें फूल रही थीं और ओजस की आंखों में अब भी गुस्सा था। तभी ध्रुव ने देखा कि कुमार के पीछे कोई खड़ा है। ध्रुव ने ध्यान से देखा तो वहां यशिका खड़ी थी। यशिका ने ध्रुव को चुप रहने का इशारा किया। यशिका के हाथ में 2 कीलें थीं जो यशिका की आत्मा में लगी हुई थी। यशिका चुपचाप कुमार के करीब आई और यशिका ने कुमार और बूढ़ी औरत दोनों पर एक साथ वार किया। एक कील बूढ़ी औरत की पीठ पर मार दी और दूसरी कील कुमार के सर में। यशिका के वार से कुमार चिल्लाया और उसने पीछे मुड़ते ही यशिका को लात मारी। यशिका दूर जाकर गिरी, पर तब भी यशिका ने ध्रुव से कहा, भाग जाओ ध्रुव, इंतजार मत करो, जाओ। ध्रुव यशिका की बात नहीं मानना चाहता था। ध्रुव को यशिका की चिंता थी। ध्रुव ने देखा कि कुमार पर वार करने के बाद यशिका के हाथ चलने लगे हैं और कुमार के शरीर से भी काला खून निकल रहा है। ध्रुव यशिका को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन ओजस ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहा, ध्रुव, यशिका जा चुकी है, अब घर चलो। हम कुमार और बूढ़ी औरत से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो और चलो। ध्रुव जानता था कि यशिका जा चुकी है।
ध्रुव जानता था कि ओजस सही कह रहा है, लेकिन फिर भी ध्रुव यशिका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ओजस ध्रुव को लेकर चौरंगा के लिए निकल गया। जब तक ध्रुव और ओजस चौरंगा पहुंचते, तब तक सुबह हो चुकी थी। ध्रुव को अपने घर जाने के बाद भी घबराहट हो रही थी। ध्रुव को अपने दादाजी से डर लग रहा था। ध्रुव ने जाते ही सबसे पहले अपने दादाजी से विभाषा गांव में हुए हादसे के बारे में पूछा। ध्रुव ने अच्युतचारण से पूछा कि उन्होंने ध्रुव को हादसे की वजह क्यों नहीं बताई। अच्युतचारण ने ध्रुव से सच क्यों छुपाया। ध्रुव ने अपने दादाजी से कहा, आपने मुझसे हादसे की सच्चाई नहीं बताई। कोई बात नहीं, पर वो औरत कौन थी जो मुझे अपना रिश्तेदार बता रही थी। अच्युतचारण इस सवाल का जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन ध्रुव गुस्से में था। कहीं वो और आप। अच्युतचारण ध्रुव का इशारा समझ गए और गुस्सा हो गए। अच्युतचारण ध्रुव को थप्पड़ मारने ही वाले थे, लेकिन वो रुक गए। ध्रुव को पता चला कि अच्युतचारण खुद उस हादसे में जख्मी हो गए थे, पर जब तक वो ठीक हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशिका का शरीर तरुण ने ही उस पहाड़ पर दफनाया था, लेकिन उस सब में तरुण के साथ कोई और भी था जिसने काला जादू किया था। ध्रुव ये सब जानकर बहुत परेशान हो गया था। ध्रुव ने ओजस को देखा, पर ओजस भी थक चुका था। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि सच इतना ज्यादा उलझा हुआ होगा। ध्रुव घर के बाहर आ गया। ध्रुव को लगा था कि अच्युतचारण ने ध्रुव को बाहर इसलिए भेजा है क्योंकि वो गांव के इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। और क्या अच्युतचारण सच में सब कुछ ठीक कर पाए थे? ध्रुव ने उस दिन अपने दादा से ज्यादा बात नहीं की और वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी ही देर में ध्रुव की आंख लग गई, पर कुछ समय के बाद ध्रुव को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक औरत की थी जो कह रही थी, आज नहीं तो कल तुम्हें आना तो पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो देखा वो पुरानी हवेली पहुंच चुका है। ध्रुव ने देखा कि उसके सामने वही तस्वीर है जिसमें डायन खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव से कुछ कहना चाह रही थी। ध्रुव उस डायन की बात सुन नहीं पा रहा था। ध्रुव डायन की तस्वीर के थोड़ा करीब गया तो डायन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा ध्रुव। ये घर है तुम्हारा। कब तक भागोगे मुझसे? ध्रुव ने उस तस्वीर को जला दिया था। फिर वो तस्वीर वापस कैसे आई? ध्रुव ने देखा कि ध्रुव की कमर पर जो निशान था वो चमक रहा था। ध्रुव को दर्द हो रहा था। दर्द से चिल्लाते हुए ध्रुव ने डायन से पूछा, मैं ही क्यों? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? डायन ने कहा, ये तुम्हारा घर है। बच्चों को घर से दूर नहीं रहना चाहिए ध्रुव। ध्रुव डायन की तस्वीर से दूर हो गया, लेकिन डायन तस्वीर से बाहर निकली और ध्रुव के करीब आ गई। डायन ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। डायन ने ध्रुव से कहा, तुम मेरा परिवार हो ध्रुव। तुम्हें लौट कर आना ही होगा मेरे पास। ध्रुव ये बात सुनकर चौंक गया। आखिर ध्रुव डायन का परिवार कैसे हो सकता है? डायन अपने लंबे नाखूनों से ध्रुव की तरफ इशारा कर रही थी। डायन ध्रुव को मारने ही वाली थी कि ध्रुव को अपने गाल पर बहुत तेज दर्द हुआ। ध्रुव की आंखें खुल गईं। ध्रुव ने देखा कि ओजस ध्रुव के पास खड़ा है। ध्रुव ने ओजस से पूछा, क्या तुमने मुझे मारा? ओजस ने कहा, हाँ, तुम्हें जगाने के लिए मारना पड़ा। तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे। ध्रुव ने कहा, हाँ। ध्रुव की धड़कन तेज थी और ध्रुव बहुत घबराया हुआ था। ध्रुव सपने में डायन ने जो कहा था उस बारे में सोच रहा था। आखिर डायन ने ऐसा क्यों कहा कि ध्रुव डायन का परिवार है? ध्रुव
ज्यादा सोचकर पागल हुए जा रहा था। ध्रुव अपने बिस्तर से बाहर निकला और ध्रुव ने जाकर अपने पूर्वजों की किताबें उठाई। ध्रुव को लग रहा था कि शायद इन किताबों में ध्रुव के सवालों का जवाब मिल जाए। क्या ध्रुव पता लगा पाएगा कि वो डायन का परिवार है या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए। ऐ स्त्री, तू कल आना।